जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। हेलो दोस्तों, तो आज इतिहास के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10वीं का जो आपका इतिहास का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग आगे हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इतिहास के युगांतकारी घटनाओं में से एक ये इसको शामिल किया जाता है। वियना सम्मेलन क्या था, आइए जानते हैं। 1815 ईस्वी में, जब 1815 ईस्वी में, इससे पहले हम लोग जो नेपोलियन पर जो चर्चा किए थे वो हार जाता है वाटरलू के युद्ध में। तो फिर यूरोप में जो नेपोलियन जो व्यवस्था को जो यानी राष्ट्रवाद का उदय कर दिया था, राजतंत्र को जो समाप्त कर दिया था, उस सबको पुनर्जीवित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों का एक संगठन होता है। मित्र राष्ट्र जो भी होते हैं वो सब एक जगह, जिसमें रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन सब का प्रतिनिधि वहाँ जमा होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख भी शामिल होता है। और मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ये नेपोलियन का विरोधी रहा था हमेशा। तो इसमें जो है वो अपना जो सुझाव देता है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले वियना सम्मेलन में जो होता है, इटली को कई राज्यों में बांट दिया फिर से, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना जगी हुई थी। फिर से मेटरनिख उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश किया। उसके बाद सिसिली और नेपल्स ये बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया, उसको सौंप दिया गया। उसके बाद जो है, जैसे पोप वाला जो क्षेत्र था, यानी रोम वाला जो क्षेत्र था, वो सब पोप के अधीन कर दिया गया। ये बातें लोम्बार्डी और वेनेशिया जो क्षेत्र था, ये इटली का, उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रखने के लिए कहा गया। जर्मनी पर जो नेपोलियन आक्रमण करके 39 रियासतों में जो संगठित किया था, जिसको जर्मन राइन संघ कहा जाता है, उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रहने के लिए दिया गया। तो ये सब जो है वियना सम्मेलन में किया गया था। वियना सम्मेलन की ये, अब वियना सम्मेलन को आप एक अलग सा सम्मेलन कह सकते हैं, जिसमें जो है इसमें स्वार्थ देखा गया ज़्यादातर। जो भी वहाँ जो है मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर एक तरीक़ा से जमा हुए थे इसको। और अगर पॉजिटिव में देखा जाए, जो इसका जो परिणाम, अच्छा जो परिणाम रहा वो है, जैसे कि इसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया गया। अर्थात अब से कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर जबरन जो है अपना उपनिवेश नहीं थोपेगा, ज़बरदस्ती किसी पर अधिकार नहीं जमा सकता है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग कभी चर्चा करेंगे, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो स्थापित किया था लीग ऑफ नेशन, इसका आप पूर्ववर्ती कह सकते हैं वियना सम्मेलन। वहीं से जो है इसकी नींव पड़ी थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ फिर आगे बढ़ा, और वियना सम्मेलन के बाद कुछ दिनों तक यूरोप में जो है शांति कायम रहा। ये सब अच्छे परिणाम हुए। चलिए, तो ये था वियना सम्मेलन। आगे हम लोग 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ये इसमें जो है, जैसे हम लोग इससे पहले 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े थे, तो उसमें लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाकर और उसको जो है यानी उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वहाँ का जनता जो है लुई 17वां को शासक बनाया, फिर लुई 18वां को शासक बनाया। लेकिन लुई 18वां के मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम वहाँ का शासक बनता है। चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था, निरंकुश शासक था चार्ल्स दसम। और उसका जो है चार्ल्स दसम जो है वो अपना प्रधानमंत्री पेलिग्नेक को बनाया था।
पेलिंग ने जो सुधारात्मक कार्यों में विश्वास नहीं करता था, यानी अभिजात वर्ग को ज़्यादा विशेष प्रभाव दिए हुआ था दरबार में। अभिजात वर्ग यानी वहाँ का जो नौकरशाह वर्ग था उसको ज़्यादा वैल्यू देता था, और जो किसान मजदूर थे उसको कम वैल्यू दिया जाता था फ्रांस में। तो पेलिंग ने ये जो है एक तरीका से समझिए एक निरंकुश मतलब प्रधानमंत्री बन गया ये भी। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ की जनता जो है उग्र होने लगता है फ्रांस की जो चार्ल्स दशम था उसके विरोध में। तो चार्ल्स दशम जनता को जो है अधिकार को कम करने के लिए 4 अध्यादेश जारी करता है। क्या क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला था कि प्रतिनिधि सभा जो वहाँ जो होता था, जिसमें जो है बैठक होती थी, वहाँ का जो है बुद्धिजीवी वर्ग एक जगह जमा होते थे फ्रांस को, उसको समाप्त कर दिया प्रतिनिधि सभा। उसके बाद प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस जो है वहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया फ्रांस में। उसके बाद मताधिकार को छीन लिया गया इस प्रकार से, और सभा कार्य की अवधि जो भी था, अगर सभा होगा भी तो उसमें जो है कार्य अवधि को घटा दिया पूरा। तो इस प्रकार से जनता पर जो है शिकंजा कसा गया फ्रांस में। लेकिन जनता अब जाग चुकी थी, जनता उग्र हो चुकी थी, इसलिए 28 जुलाई को गृह युद्ध आरंभ हो गया और अंततः वहाँ का जो सम्राट था चार्ल्स दशम, उसको गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। तो ये था 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। अब यहाँ पर जो है अब बात आगे बढ़ती है। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। क्या है आइए देखते हैं। तो 1830 ईस्वी की जो क्रांति पढ़े थे हम लोग, उसमें उस समय जो बुर्बो वंश का पूर्णतः अंत हो जाता है। 1830 ईस्वी की क्रांति में बुर्बो वंश का पूर्णतः अंत हो जाता है और उसके स्थान पर आता है आर्लियंस वंश। फ्रांस में एक नया वंश की उत्पत्ति होती है और लुई फिलिप यहाँ का शासक बनता है, आर्लियंस वंश का लुई फिलिप एक जो है उदार शासक था, और ये क्या करता है कि इसकी नीति लेकिन कमज़ोर थी। कैसे? तो ये स्वर्णिम मध्यम वर्गीय रास्ता अपनाता है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय। इसमें क्या करता है, ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए जो है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है। गीजो जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, कोई भी जैसे राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक यानी किसी भी तरह के जो है सुधार के पक्ष में ये नहीं रहता था। भोग विलासी ज़िंदगी जीने वाला ये गीजो। इसका जो है विदेश नीति भी असफल थी। तो इससे जो है और यहाँ की जनता जो है क्या बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि जनता जो यहाँ जो था, जो सर्वसाधारण वर्ग था, वो सब कर जो है जमा करके राजा के यहाँ जमा करता था और राजा अपना भोग विलासी ज़िंदगी जी रहा था।